फैक्ट्रियों या पावर प्लांट के पास से गुजरते हुए इन विशाल भाप छोड़ते ढांचों को तो जरूर देखा होगा। ये हैं कूलिंग टावर, हमारी औद्योगिक दुनिया के वो विशालकाय नायक जो हमेशा नजरों के सामने तो रहते हैं, पर जिनके काम के बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं। तो चलिए आज समझते हैं कि असल में करते क्या हैं। जरा सोचिए, हर बड़ी फैक्ट्री, हर पावर प्लांट, यहाँ तक कि बड़े बड़े डेटा सेंटर्स भी लगातार जबरदस्त गर्मी पैदा करते हैं। अगर इस गर्मी को बाहर निकाला ना जाए तो ये सारे सिस्टम कुछ ही घंटों में पिघलकर बंद पड़ सकते हैं। बस यहीं से इन कूलिंग टावर्स की कहानी शुरू होती है। तो ठीक है, सबसे पहले इस समस्या की जड़ को पकड़ते हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस लगातार पैदा हो रही भयानक गर्मी का किया क्या जाए, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। देखिए, गर्मी से निपटने का सबसे सीधा तरीका तो पानी ही है। इसे कहते हैं वंस थ्रू सिस्टम। मतलब किसी नदी या झील से ठंडा पानी लिया, उसे गर्म मशीनों से गुजारा ताकि वो गर्मी सोख ले, और फिर उस गर्म पानी को वापस नदी में छोड़ दिया। लेकिन जाहिर सी बात है, एक तो ये हर जगह मुमकिन नहीं, और दूसरा गर्म पानी नदी के इकोसिस्टम के लिए बहुत बुरा है। तो हमें इससे बेहतर एक टिकाऊ सिस्टम की जरूरत थी। और यहीं पर एंट्री होती है कूलिंग टावर्स की। ये गर्मी की समस्या का एक बहुत ही शानदार समाधान है जो पानी को बार बार इस्तेमाल करता है। तो ये काम कैसे करता है? इसका सिद्धांत बहुत सरल और असरदार है। मशीनों से आया हुआ खोलता हुआ गर्म पानी टावर के ऊपर भेजा जाता है। वहां उसे हवा की एक तेज धारा के संपर्क में लाया जाता है। हवा उस पानी को ठंडा कर देती है और फिर वही ठंडा पानी वापस मशीनों को ठंडा करने के लिए भेज दिया जाता है। ये एक लगातार चलने वाला, पानी बचाने वाला चक्र है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का विज्ञान बहुत ही आम है, इवेपोरेटिव कूलिंग। जब पानी भाप बनता है तो वो अपने साथ गर्मी को भी लेकर उड़ जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें पसीना आता है और हवा से वो सूखता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। कूलिंग टावर बस इसी एक छोटे से सिद्धांत पर काम करते हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये जो ठंडक है ना, ये मुफ्त में नहीं मिलती। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है पानी के नुकसान से। और ये नुकसान एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरीकों से होता है। ये 3 तरीके हैं इवेपोरेशन, ड्रिफ्ट और ब्लो डाउन। और ये समझना बहुत जरूरी है कि तीनों एक जैसे नहीं हैं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो सबसे पहला है इवेपोरेशन, यानी पानी का भाप बनना। ये तो होना ही है, इसी से तो कूलिंग होती है। कुल पानी के नुकसान का लगभग 70 से 85% हिस्सा यही होता है। दूसरा है ड्रिफ्ट, मतलब हवा के साथ उड़ जाने वाली पानी की छोटी छोटी बूंदें। ये बहुत कम होता है, 1% से भी कम। पर तीसरा वाला ब्लो डाउन सबसे दिलचस्प है। ये वो पानी है जिसे जानबूझकर सिस्टम से बाहर निकाला जाता है ताकि जमे हुए मिनरल्स या खनिज साफ हो सकें, और ये 10 से 25% तक हो सकता है। मतलब ये वो नुकसान है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और सही मायनों में यही पर सारा खेल है। तो अब सवाल ये आता है कि एक कूलिंग टावर को सही से चलाने के लिए, मतलब उसकी कुशलता नापने के लिए क्या किया जाता है? इसके लिए ऑपरेटर कुछ खास पैमानों यानी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि कूलिंग और पानी की खपत में एक सही संतुलन बना रहे। पहला मैट्रिक है रेंज। ये बहुत आसान है। टावर में जो गर्म पानी आ रहा है और जो ठंडा पानी बाहर जा रहा है, उनके तापमान में कितना अंतर है, बस वही रेंज है। ये हमें बताता है कि टावर पर काम का बोझ कितना है। दूसरा और असल में सबसे जरूरी मैट्रिक है अप्रोच। ये टावर से निकलने वाले ठंडे पानी और हवा के वेट बल्ब तापमान के बीच का अंतर है। अब ये वेट बल्ब तापमान क्या चीज़ है? सीधे शब्दों में ये वो सबसे कम तापमान है जिस तक हवा पानी को ठंडा कर सकती है। मतलब हवा की अपनी एक लिमिट है। तो अप्रोच जितना कम होगा, उसका मतलब है कि टावर उस लिमिट के उतना ही करीब पानी को ठंडा कर पा रहा है। यही टावर की परफॉर्मेंस का असली रिपोर्ट कार्ड है। तो यहाँ हम दोनों को एक साथ देख सकते हैं। रेंज ये बताता है कि टावर पर काम का लोड कितना है, लेकिन अप्रोच हमें ये बताता है कि टावर उस लोड को कितनी अच्छी तरह से संभाल रहा है। वो उस दिन के मौसम के हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस दे पा रहा है या नहीं। लेकिन यहाँ एक और समस्या खड़ी होती है। जब पानी भाप बनकर उड़ता है तो वो अपने पीछे कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे सारे खनिज छोड़ जाता है।
धीरे धीरे ये खनिज पाइपों में और मशीनों पर जमना शुरू हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पानी की केतली में सफ़ेद परत जम जाती है। तो इस जमाव को कैसे रोका जाए? इसका जवाब है साइकिल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या COC को मैनेज करना। ये एक आसान सा अनुपात है जो बताता है कि टावर में घूम रहे पानी में खनिजों की मात्रा बाहर से डाले जा रहे ताज़े पानी की तुलना में कितने गुना ज्यादा है। अब यहीं पर असली चुनौती आती है। एक तरफ अगर COC कम रखते हैं तो बार बार ब्लो डाउन करना पड़ेगा, यानी ज्यादा पानी बहाना पड़ेगा। इससे मशीनें तो सुरक्षित रहेंगी पर पानी बहुत बर्बाद होगा। दूसरी तरफ अगर COC ज्यादा रखते हैं तो पानी तो बचेगा, लेकिन पाइपों में स्केलिंग और जंग लगने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। ऑपरेटर्स को बस इसी नाजुक संतुलन को साधना पड़ता है। तो इतनी सारी टेक्निकल बातों का आखिर मतलब क्या है? असल दुनिया में इसका सीधा सीधा मतलब है पानी की और पैसों की जबरदस्त बचत। अमेरिका के ऊर्जा विभाग की एक रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ COC को 3 से बढ़ाकर 6 करने पर, मतलब खनिजों की मात्रा को थोड़ा और बढ़ने देने पर, सिस्टम में लगने वाले ताज़े पानी की ज़रूरत 20% तक कम हो जाती है। 20%! ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ी बचत है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। असल में एक फैक्ट्री ने सिर्फ अपने ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स को अपग्रेड किया और COC को बेहतर तरीके से मैनेज किया, और नतीजा, उन्होंने हर हफ्ते 9,000 गैलन्स पानी बचाया। इससे पता चलता है कि सही मैनेजमेंट से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो पानी की इस बर्बादी को रोकने के लिए कई स्मार्ट तरीके हैं, जैसे अच्छे ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगाना ताकि पानी की बूंदें उड़े नहीं, COC को ऑटोमेटिक सिस्टम से कंट्रोल करना ताकि ब्लो डाउन कम से कम हो, और जाहिर है समय पर मेंटेनेंस करना। ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा असर डालते हैं। तो अगली बार जब इन विशाल संरचनाओं को देखें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ भाप नहीं छोड़ रही, ये हमारी दुनिया को ठंडा और चलता हुआ रख रही हैं। आज जब पानी की कमी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, इन टावरों को और कुशल बनाना सिर्फ एक स्मार्ट विकल्प नहीं, बल्कि हमारी मजबूरी और ज़रूरत दोनों है। सवाल ये है कि जब एक तरफ टेक्नोलॉजी की प्यास बढ़ रही है और दूसरी तरफ पानी घट रहा है, तो इस संतुलन को बनाए रखने के लिए हम और कौन से नए तरीके खोजेंगे?